Hello students, welcome on Vigyanansh. Today's topic is regarding the human eye. Today we will discuss some other facts about the eye. हम कुछ और तथ्यों के बारे में बात करेंगे आई के बारे में, आँख के बारे में. तो let's start. As we know that there is the power of accommodation. हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे आई लेंस है ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को छोटा या बड़ा कर लेता है. ठीक है, एज पर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आई लेंस कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. दिस पावर ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो इसी को हमने क्या पढ़ा था, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण द नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल विजन ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर. तो हम कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर की जो चीज़ है ऑन एन एवरेज बिल्कुल साफ देख सकते हैं. उसके नज़दीक लाने पे हमें चीज़ क्या दिखती है, धुंधली दिखाई देती है. सिमिलरली द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल विजन ऑफ ह्यूमन आई इज इनफाइनाइट. आपने देखा होगा आपको दूर पता नहीं तारे कितनी दूर है लेकिन आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज अ फार पॉइंट. तो फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज इनफाइनाइट. देन अगर हमारी आंख के आगे से किसी ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं तो जो उसका इंप्रेशन है वो 1/16 सेकंड के लिए रहता है. हमारे रेटिना पे वो इमेज वैसी की वैसी बनी रहती है ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के 1/16 सेकंड तक. समझ गए? तो दिस इज नॉन एज द पीओवी. पीओवी का मतलब यहाँ क्या है, परसिस्टेंट ऑफ विजन. तो अगर आपको परसिस्टेंट ऑफ विजन की डेफिनेशन आती है तो ये लिखेंगे आप, आफ्टर रिमूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेंज ऑफ विजन द इंप्रेशन ऑफ इमेज persist for about 1/16 of a second on the retina. This is known as persistent of vision. तो ये persistent of vision के बारे में अगर आपसे जानकारी है तो ये डेफिनेशन है. Then how a picture modified into a movie. हमने फोटो देखी है तो फोटो की मूवी कैसे बन जाती है, तो ये वही इसी पीओवी को persistent of vision के कंसेप्ट को यूज किया जाता है. तो हमारी आंख के सामने से 24 स्टिल पिक्चर्स पर सेकंड क्या की जाती है, मूव करवाई जाती है आंखों के आगे से. तो हमें वो क्या दिखाई देती है, दैट सीम्स लाइक ए मूवी. तो क्या लिखेंगे इसके लिए, टू कन्वर्ट द स्टिल फोटोग्राफ इनटू ए मूविंग पिक्चर दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकंड. तो 25 पिक्चर से कम, यहाँ 24 पिक्चर है तो 24 पिक्चर्स पर सेकंड आँख के सामने से घुमा दीजिए तो क्या बन जाएगी, वो मूविंग पिक्चर बन जाती है. अगर आप बटरफ्लाई को पकड़ने जाते हो, किधर से भी हाथ करो, वो जैसे आप उसके पास लेते हैं नॉर्मली बटरफ्लाईज उड़ जाती हैं या हाउस फ्लाई उड़ जाती हैं. लेकिन जो हमारी बटरफ्लाईज है वो कई बार इतनी मस्त होती हैं नेक्टर सक करने में, तब हम उनको पकड़ लेते हैं. लेकिन ये बटरफ्लाईज हमें हर तरफ क्यों देख पाती है, बिकॉज बटरफ्लाईज हैव कंपाउंड आइज. हमारी आंख में एक ही लेंस है, लेकिन अगर हम मक्खी को देखते हैं तो उसके पता नहीं छोटे छोटे कितने लेंस. अगर आपने मक्खी पिक्चर देखी है तो वहाँ पे डायरेक्टर ने ब्यूटीफाइड बहुत ही बढ़िया तरीके से उस आंख को पिक्चराइज किया है. उन्होंने हर एक लेंस को दिखाया था वहाँ पे. तो वही हर लेंस जो है अलग अलग तरफ को, इन फ्रंट, साइड, बैक, हर तरफ को देख पाता है. दैट्स वाई बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई हैव ए कंपाउंड आई दैट कंटेन थाउजेंड ऑफ लेंसेज. So they can see in front, sides and back as well. तो हर तरफ को वो देख सकते हैं. Then owl. अगर हम owl को देखते हैं तो owl कहते हैं रात को दिखाई देता है. तो owl has large cornea. इसका जो cornea बहुत बड़े साइज का होता है and large pupil. और जो इसकी जो अंदर pupil हमने पढ़ा था iris के बीच का गैप है वो भी बहुत बड़ा होता है. To allow more light to enter into eyes, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो आंखों के अंदर चली जाए. They have more rod cell to help in night vision. जो आउल है इसके अंदर कोन सेल कम होते हैं, रोड सेल ज़्यादा होते हैं. हमने भी पढ़ा है कि जो रोड सेल है ये डिम लाइट में देखते हैं और कोन सेल है ब्राइट लाइट में. तो यहाँ रोड सेल ज़्यादा है, दैट्स वाई इनको नाइट विजन बहुत बढ़िया होता है. देन ब्रेल सिस्टम. हम ब्रेल सिस्टम के बारे में बात करते हैं. हमने पढ़ा है कि इट इज़ अ बून फॉर विजुअली चैलेंज पीपल. ऐसे लोग जिनको दिखाई नहीं देता था उनके लिए तो ये क्या था, एक वरदान था. जब हम इस वरदान की बात करते हैं तो ब्रेल सिस्टम जो था इट इज़ डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल. किसने स्टार्ट किया था, लुइस ब्रेल ने इसको विकसित किया था. और क्यों विकसित किया था, सो दैट विजुअली चैलेंज पीपल कैन रीड एंड राइट. ताकि जो लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं
वो लिख भी सकें और पढ़ भी सकें। ब्रेल सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन 1821। ये 1821 में पहली बार पब्लिश हुआ, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है इट वाज अडॉप्टेड इन 1932। जो आज हम यूज़ करते हैं तो ये 1932 से शुरू हुआ है। और जो ब्रेल पैटर्न रहता है इसमें 63 डॉट पैटर्न होते हैं, इसमें 63 डॉट पैटर्न होते हैं। हर डॉट पैटर्न के अंदर 2 लाइनें होती हैं और याद रखिएगा वर्टिकल रोज मतलब खंबे, तो 2 वर्टिकल रोज होती हैं और हर रो के अंदर 3-3 डॉट होते हैं। नेट डॉट कितने हुए? 6। अब 6 इन डॉट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, उसी बेस के ऊपर 63 डॉट पैटर्न तैयार हो जाते हैं। तो याद रखिए, एक जब भी कोई आपसे पूछे कि अगर आपने एक अल्फ़ाबेट लिखना है तो मैक्सिमम कितने डॉट यूज हो सकते हैं, तो आंसर इज 6। कितनी वर्टिकल रोज होती हैं? देयर इज ओनली 2 वर्टिकल रोज। हाउ मेनी डॉट पैटर्न आर देयर? देयर आर 63 डॉट पैटर्न्स इन द ब्रेल सिस्टम। यहाँ कुछ एक पीपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जिन्होंने विजुअली चैलेंज होते हुए भी बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो पहले हैं दिवाकर, इंडियन सिंगर हैं, आप इनको जानते हैं। दूसरा रविंद्र जैन फ्रॉम इलाहाबाद, ही इज़ अ लिरिसिस्ट, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, तो ये हर तरह के काम कर रहे हैं। थर्ड इज लाल एडवाणी, इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई थी, स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, और इन्होंने ब्रेल सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां थी ये बताने के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनेस्को में जाके। तो लाल अडानी एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया एंड आल्सो रिप्रेजेंट इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को। और लास्ट नेम सबसे फेमस है, दैट इज हेलन एल केलर। ये अमेरिकन ऑथर हैं। इन द एज ऑफ जस्ट 18 months शी लॉस्ट हर साइट। जब 18 महीने की थी तब इनकी नज़र चली गई थी, बट शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की एंड रॉट द बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903। तो 1930 में इन्होंने पहली बुक अपनी लिखी थी एंड बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दीज आर द सम फेमस विजुअली चैलेंज्ड पीपल इन द वर्ल्ड। नाउ केयर ऑफ ह्यूमन आई। हम आँख हमारे लिए रियली एक वंडरफुल वर्ल्ड को देखने का सोर्स है, हमें इसकी केयर भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर या टू मच लाइट एंड टू लिटिल लाइट इज हार्मफुल फॉर आवर आई। ना तो ज़्यादा तेज लाइट चाहिए ना कम लाइट चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऑलवेज प्रॉपर लाइट यूज़ करनी है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लाइट जो है वो लेफ्ट साइड से होनी चाहिए। पढ़ते हुए लाइट सोर्स हमारे बैक साइड से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड पे लाइट सोर्स होगा तो आपकी जो हाथ की छाया है वो ऊपर पड़ती रहेगी, राइट। तो एक बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। अगर लाइट कम रहती है तो हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और सिर दर्द लग जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होती है, लाइक सोलर लाइट, पावरफुल लैंप, लेज़र, दे कैन इंजर द रेटिना। तभी हमें कहा जाता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हमने करना है, टीचर अगर आपको बताते भी हैं किस तरह से, वो सिर्फ समझाने का एक नज़रिया होता है, क्योंकि वो केयरफुली यूज़ करते हैं ताकि रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होकर लेज़र लाइट आपकी आंखों तक ना पड़े। बच्चे खेलते हुए एक दूसरे की आंख में मार सकते हैं एंड दैट रिजल्ट इन द डैमेज टू रेटिना। तो इसलिए एक प्रॉब्लम रहती है। तो टू मच लाइट इज आल्सो बैड फॉर ह्यूमन आई। उसके बाद, इफ समथिंग गो इनटू योर आईज, अगर कुछ आपकी आंखों में चल, नेवर रब इट, अपनी आंखों को रब मत कीजिए, वॉश इट। इसको आपने वॉश करना पानी के साथ प्रॉपरली। एक बात ध्यान रखिए, पानी के छींटे मारने के लिए कभी भी आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट है वो नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि साफ पानी के नीचे अपना हाथ रखिए, उसके बीच में अपनी आंख रखिए, फिर उसको धीरे धीरे आंख को खोलिए, बंद कीजिए और पानी ऊपर से धीरे धीरे बहने दीजिए। तो इस तरह से आप क्या करना चाहिए। अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता है तो बेटर टू गो टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आपको किसके पास जाना, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वॉश योर आइज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर। इसके सिवा भी हमें अपनी आंखें समय समय पर साफ पानी से धो लेनी चाहिए। ऑलवेज रीड फ्रॉम अ प्रॉपर डिस्टेंस, नेवर लीन ऑन द बुक। कभी भी किताब पे झुक के नहीं पढ़ना है। 25 सेंटीमीटर जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस को रखिए और फिर पढ़िए। कई बार बच्चे आपने देखा किताबों पे झुक के पढ़ रहे होते हैं। इट आल्सो क्रिएट अ स्ट्रेन ऑन द आई, इससे भी आइज के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज टेक विटामिन ए रिच डाइट। विटामिन ए से रिच डाइट जरूर लेनी चाहिए। येलो फूड आइटम्स, ऐसी चीज़ें जो पीली होती हैं, जैसे पपाया पीला है, एग, कैरेट, मिल्क, स्पिनच, कॉड लिवर ऑयल, देर आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है।
इसलिए इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। देन आई डोनेशन, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। आई डोनेशन क्या है? अपनी आंखें देना। वन पेयर गिव विजन टू टू पीपल। हमारी एक आदमी की जो दो आंखें हैं, ये दो लोगों को दुनिया दिखा देती है। पता है क्यों? क्योंकि जब आई डोनेट की जाती है तो जब जो रेसिपिएंट होता है, जिसको आईज दी जाती हैं, उसको दो नहीं दी जाती कभी भी, उसको एक ही दी जाती, ताकि वो एक आंख से कम दुनिया देख सके। एक आंख किसी दूसरे आदमी को दुनिया दिखाने के काम आ जाए। मरने के बाद आंखें कहाँ जाएंगी? जली जाएंगी। तो बेटर है कि आंखों को डोनेट कर दें। तो आंख डोनेशन के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पे। पहले, वाई आई डोनेशन इज नेसेसरी। आंखें देना क्यों जरूरी है? आज इस डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर 35 मिलियन पीपल ब्लाइंड है। 35 मिलियन पीपल आप सोचिए ब्लाइंड है, और उसमें से 4 मिलियन पीपल जो हैं, ध्यान रखिएगा, दैट इज इसमें से लगभग 60% जो पॉपुलेशन है, 4.5 मिलियन पीपल्स दे आर बिलो द एज ऑफ 12 ईयर। तो वो कहाँ पे हैं? उनकी एज जो है वो 12 साल से कम है, एंड दे आर कॉर्नियल ब्लाइंड। उनके क्या है? कॉर्निया ही खराब है। तो हम कॉर्निया को रिप्लेस होता है। जब भी हम आंख डोनेट करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि पूरी आंख बाहर निकाली जाती, नहीं। सिर्फ आंख के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिसको हमने कॉर्निया पढ़ा था, उसी को निकाला जाता है, वही ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉर्निया किसी को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। दैट्स वाई चांसेस ऑफ रिजेक्शन इज मिनिमम, कि हमारी बॉडी इसको फॉरेन, कि ये विदेशी ऑर्गन है, फॉरेन ऑर्गन है, ये कह के रिजेक्ट कम ही करती है, इसलिए ज़्यादातर इसको प्रेफर किया जाता है। हु कैन डोनेट आई? आंखें कौन दे सकता है? एनी पर्सन ऑफ एनी एज ऑफ एनी सेक्स कैन डोनेट द आई। किसी उम्र का, किसी लिंग का, किसी जाति का कोई भेदभाव नहीं है। जो व्यक्ति जब चाहे आंखें दे सकता है। नंबर 2, ए पर्सन विद स्पेक्टेकल, एक ऐसा आदमी जिसको चश्मा लग गया हुआ। ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट, जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका हुआ। सफरिंग विद डायबिटीज, बाई चांस उसको डायबिटीज हुई है, मधुमेह से पीड़ित है, वो भी। हाइपरटेंशन, एस्थमा, एंड विदाउट एनी कम्युनिकेबल डिजीज कैन डोनेट देयर आई। सिर्फ संक्रमित रोग नहीं होने चाहिए उसको, बाकी जितनी बीमारियां हैं उनके साथ वो व्यक्ति जो है आई डोनेट कर सकता है। फिर डोनेट कौन नहीं कर सकता? हु कैन नॉट डोनेट आई? पर्सन विद द कम्युनिकेबल डिजीज लाइक एड्स, किसी को एड्स है, वो आई डोनेट नहीं कर पाएगा। हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया, टेटनस, कॉलरा, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, ये वाली जिनको बीमारियां होती हैं वो आई डोनेट नहीं कर सकते। अब जिन्होंने आईज डोनेट की होती हैं, उन आफ्टर द डेथ, मौत के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। खुद जो आई बैंक की जो डिपार्टमेंट टीम है वो खुद आएगी, और हमारे घर से ही जो भी डिजीज बंदा होगा उसके घर से आई को ले लिया जाता है, कॉर्निया को निकाली जाता है, एंड द कॉर्निया शुड बी ट्रांसप्लांटेड और रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर। डेथ के बाद 4 से 6 घंटे के बीच बीच कॉर्निया को निकालना जरूरी है। अगर 4 से 6 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कॉर्निया काम का नहीं रहता है। आई रिमूवल टेक्स अबाउट 10 to 15 मिनट, और कॉर्निया को काट कर निकालने में जस्ट 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग गेम। प्लीज़ आगे बढ़िए, आई डोनेशन के लिए अपने फॉर्म भरिए, और जिन लोगों ने आज इस वंडरफुल वर्ल्ड को नहीं देखा है उनको देखने के लिए प्रण कीजिए। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।